सर आज क्या डिस्कस होंगे? आज मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा किस किस एटम का कैसा होता है और कैसे कैसे अरेंजमेंट करनी होती है, वो सब कुछ दिखाएंगे। और सर वो जो क्वेश्चन दिया था आपने, क्वेश्चन कौन से? वो जो कल दिया था आपने सॉल्व करने को। वो डिस्कस हो चुका है कशिश, कल 11 बजे से कल किया है डिस्कस बैठ के, 11 से 1 तक लगातार। अच्छा सर, मेरे को नहीं पता था। मैसेज में डाला हुआ है कशिश। सर वो वीडियो है रिकॉर्डेड? वीडियो नहीं है। अच्छा सर, उस समय तो आयुष का क्लास चल रहा था, मेरे को लगा नहीं होगा। आयुष के लिए अलग से किया था। आयुष ने किया भी नहीं है अभी तक, उसका बाद में कॉल आया था कि अलग से करेगा वो। सर मेरे को भी उसी समय ले तो लीजिएगा ना। आपको टाइम दिया गया था ना कशिश, उस टाइम पे टाइम लेना चाहिए था अलग से, अगर चाहिए था तो। टाइम तो नहीं लिया ना आपने। टाइम मांगते तो मैं देता। अब बताओ किस टाइम कर सकते हैं। सर आज तो सर 6 से 8 भी क्लास है सर, सुबह में अभी नहीं हो कल। पाएगा तो वो तो आप बताओगे, देखो ऐसा थोड़ी होगा। टाइम तो सर आपको ही कल। बताना पड़ेगा, मैं तो सर अपने कल। अकॉर्डिंग। ठीक है, कल कर ले। हेलो। Yes, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाने दिए थे, आपने शायद बना भी लिए होंगे। मैं उनकी आपको शेप दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है, बॉन्ड एंगल कैसे होता है, सब कुछ डिटेल्स स्ट्रक्चर्स की आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियली में कैसा दिखता है और हम लोग बनाते कैसा है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी। सो सबसे बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं। आप CH4 को कुछ ऐसे बनाते हैं जो मैंने यहां पर बनाया है, दिखाई दे रहा है साइड में, ये CH4 आपको दिखाई दे रहा होगा। CH4 आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 3D में आपको कैसा दिखाई देता है वो देखिए। मैं इसको स्पिन कर रहा हूं, अब देखिए। 3D में ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है और कोई भी बॉन्ड आपका 90 का नहीं होता है, क्योंकि आप जब इन एटम्स को स्फीयर के अंदर अरेंज करोगे, मतलब 3 डायमेंशन में अगर अरेंज करने की कोशिश करोगे इन एटम्स को, 4 हाइड्रोजन एटम्स को एक ऑक्सीजन एटम के अराउंड, तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री जब ऑब्टेन करे तो मिनिमम रिपल्शन रहेगा एटम्स के बीच में। एटम्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन आना चाहिए ऐसे केस में। अगर मैं एक्सिस लगा दूं तो कुछ ऐसे, एक्स वाई जेड एक्सिस लगा के मैं इसको एक तरह से रोटेट करा रहा हूं अराउंड वाई एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है, ये कुछ अलग तरह से दिखाई देगा, ऐसा दिखाई नहीं देगा जो मैंने साइड में बना रखा है उस साइज का आपको दिखाई नहीं देगा, उस शेप में नहीं दिखाई देता है, एक्चुअली ऐसे दिखाई देता है आपको। सर और ये यहाँ पर रोटेट क्यों करता है? रोटेट तो मैं करवा रहा हूं दिखाने के लिए कि सब साइड से बराबर है। रोटेट नहीं करता है बेसिकली, इसको हटा सकते हो आप। ये एक्सेस मैंने हटा दिया, ठीक है। हाँ देखो सारे बॉन्ड एंगल यहां पर बराबर दिखाई दे रहे होंगे, देखो सारे बॉन्ड एंगल बराबर दिखाई दे रहे हैं, कहीं से भी हाँ देखिए आप, है ना। हाँ सर। कहीं से भी देखिए सारे बॉन्ड एंगल्स आपको बराबर दिखाई देंगे। और एक्सपेरिमेंटली ये बॉन्ड एंगल आता कितना है, देखिए मैं आपको डिटरमाइन करके दिखाता हूं। मैंने ये 3 एटम सेलेक्ट किए तो अब बॉन्ड एंगल शो करेगा। यहां पर एक वैल्यू शो हो रही है 109 डिग्री 4 मिनट्स, दिखाई दे रहा है। यहां पर
एक वैल्यू मैंने शो किया 109 डिग्री 4 मिनट्स। ये बॉन्ड एंगल यहां इस एटम और इस एटम के बीच का है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना आता है 109 डिग्री 4 मिनट्स। सही है। सो सर हाँ जी अमन बोलो। सर ये दोनों बीच का क्या है ये सर? ये दोनों बीच का क्या है? बॉन्ड एंगल। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना बनेगा? जैसे आपके पास कार्बन हाइड्रोजन 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 ऐसे लिखते हो CH4 को। हाँ तो यहां पर आपको ऐसा लगता है कि देखने से ये एंगल काफी ज्यादा है, ये एंगल काफी कम है, ऐसा लगता है ना। हाँ लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मॉलिक्यूल इसीलिए वजह से मैं रोटेट करके दिखा रहा था आपको कि सब साइड से ये एंगल्स बराबर होते हैं और हर हाँ एक बॉन्ड एंगल कितना निकल के आता है 109 डिग्री 4 मिनट्स, 4 मिनट्स। है ना। तो हर एक बॉन्ड एंगल आपका इतना निकल के आ रहा है। अब बॉन्ड एंगल आपको पता चल गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब एक और चीज आपने नोटिस की होगी, क्या ये चारों बॉन्ड बराबर दिखाई दे रहे हैं? ये चारों बॉन्ड क्या आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं? कहीं से भी चेक करो, है क्या बराबर? हाँ है ना। हाँ तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं कुछ और चीजें एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ आपको ये अजीब लगेगा। क्यों? देखिएगा। तो मैंने एक बार CH4 मॉलिक्यूल आपको दिखाया कि दिखता कैसे है। अब मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं तो कुछ चीजें बताता हूं इसके बारे में। आपके पास कहीं भी बॉन्डिंग होती है तो दो एटम्स पास पास आते हैं, है ना। कुछ शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर इस पोर्शन में शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना मन। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर शेयरिंग हो रही है। मुझे एक बात बताइए, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये फिक्स क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि एकदम से पूरा एटम दूसरे एटम के ऊपर मर्ज कर जाए, या ऐसा क्यों नहीं होता कि बिल्कुल ही कम शेयर करे? इसी फिक्स डिस्टेंस पर क्यों रहता है? इतना ही शेयरिंग क्यों होती है? कुछ अजीब चीज है। इतना ही शेयर क्यों करता है? ज्यादा क्यों नहीं करता, कम क्यों नहीं करता? दोनों ही बातें हैं, है ना। ज्यादा भी नहीं करता, कम भी नहीं करता। फिक्स शेयरिंग इस वजह से होती है, देखिए, सर जब भी दो एटम्स पास पास आते हैं। हाँ अमन बोलो। सर जैसे कि CH4 है तो हम्म हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एलिमेंट हो गया, हम्म तो एक दूसरे को सेम एलिमेंट रिपल्स करता है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, यहां पर ज्यादा नजदीक अगर आप ले आओगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। हाँ ज्यादा नजदीक ले आए, एक लिमिट से ज्यादा नजदीक ले आए, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी रिपेल करने लगेंगे। यस सर। और कम नजदीक लाए तो प्रॉब्लम क्या होगा? अट्रैक्ट 10 टू द हाँ, पावर माइनस अट्रैक्शन 15 ज्यादा है। होगा। तो दोनों हाँ पॉइंट है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन। अट्रैक्शन ज्यादा होगा जब कम नजदीक लाएंगे, और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा जब ज्यादा नजदीक ले आएंगे, है ना। हाँ सर, आप व्हाइट बोर्ड पे समझा रहे हैं क्या? मतलब ये व्हाइट बोर्ड ही है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन, इसका नाम व्हाइट बोर्ड है। हाँ, मुझे लगा कि मेरा स्क्रीन रुका ही हुआ है, आप समझा रहे हैं उधर। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो सामने हाँ आ रहा है। हाँ हाँ मैंने
जो एक्सेस ड्रॉ कर रखे हैं वगैरह वगैरह। हाँ हाँ। तो यहां पर जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं, दो हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो दोनों एटम्स की एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो है ना। हाँ तो अगर दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, एनर्जी जीरो है। जब पास पास आएंगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। अट्रैक्ट, ज्यादा पास आएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ज्यादा पास आएंगे तो अट्रैक्शन होने लगेगा, हाँ तो ज्यादा पास आएंगे, ये धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। मैं यहां पर क्या प्लॉट कर रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस का कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सर हाँ जी श्रेया बोलो। सर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो क्या? आपको शो नहीं हो रहा क्या? नहीं। अरे सर मुझे भी सुने हैं। अभी हो रहा है? हाँ। हाँ अरे सॉरी, ठीक है, अभी शो होना चाहिए। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। और जब दोनों पास पास आने लगेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? आप बताइए। जब दो एटम्स पास पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? कैसे आएगी? क्योंकि कभी भी अट्रैक्शन होगा, तो मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी अट्रैक्शन होता है दो एटम्स के बीच में या कहीं भी अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। अब इनिशियली जीरो है, उससे डिक्रीज कर गया तो किस में चला जाएगा? नेगेटिव में, यस सर। है ना। इनिशियली हाँ जीरो था, जीरो से चलते हुए आ रहा था, कुछ टाइम बाद क्या चला जाएगा? नेगेटिव में। और फिर नेगेटिव के बाद अगेन पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। पॉजिटिव में क्यों जाएगा? क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम कर दोगे, मतलब यहां पर, या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डाल देता हूं वर्ड, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम्स को एक लिमिट से ज्यादा पास पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखो, ये मिनिमम रेडियस था, ये बॉन्ड लेंथ है बेसिकली। यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी आ रही है, ये बॉन्ड लेंथ हो गया। और बॉन्ड लेंथ से ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? एकदम से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब रिपल्शन का फैक्टर आ जाएगा। अब एटम्स एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। रिपेल क्यों करने लगेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन लगने लगेगा। ठीक बात। इतनी सर बात आई समझ? एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या? फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी। यस सर। तो होता क्या है, दो एटम, कभी भी दो एटम्स होते हैं आपके पास, वो एक लिमिट से ज्यादा नजदीक लाया जाए। जैसे मेरे पास ये एक एटम है और इसके साथ ये एक और एटम है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन किस वजह से लगता है? क्योंकि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इस वजह से ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कुछ शेयरिंग कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
ये शेयरिंग हो गई, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने आपस में शेयर कर लिए, है ना, कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो एक बार जब कोवलेंट बॉन्ड बन गया आपका, तो क्या होगा, अगर इससे ज्यादा इन दोनों एटम्स को पुश करके पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों एटम्स को इससे ज्यादा पुश करके पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाएंगे। ये न्यूक्लियसेस जो हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों कुछ ज्यादा ही पास आ जाएंगे। और सर ज्यादा तब पास आ, हाँ जी, सर तब रिपेल करेगा ना? हाँ, तो रिपेल करने लगेगा। और रिपल्शन का फैक्टर जब आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है और रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर कुछ ज्यादा पास लेके आएंगे, जबरदस्ती फोर्सफुली पास लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, दोनों एटम से एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। इतना बात आया समझ? यस सर। सो ये जो सडन इंक्रीज है ना पोटेंशियल एनर्जी में, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ से ज्यादा नजदीक अगर इन एटम्स को लेके आओगे, बॉन्ड लेंथ से ज्यादा कम कर दोगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियसेस के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर न्यूक्लियसेस के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन कुछ ज्यादा ही लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी सडनली राइज कर जाएगा। ये इस वजह से मैंने राइज दिखाया है। यहां पर परफेक्ट ओवरलैपिंग है, मींस ये वाला डायग्राम इस पॉइंट को रेफर कर रहा है, परफेक्ट ओवरलैपिंग है। यहां पर क्या होगा, कुछ एक्सेस में ओवरलैपिंग होगी, मतलब कुछ ऐसे, यहां पर न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस, और आपस में रिपल्शन हाई है, हाई रिपल्शन। ठीक है, यहां पर देखोगे तो दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इसमें एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो, यहां पर मिनिमम है और यहां पर मैक्सिमम है। इतना बात आया समझ? यस सर। आशय? यस तो आशय, अगर इतना बात आपको समझ आया तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास इस पोजीशन पे जो डिस्टेंस आ रही है, ये वाली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको बॉन्ड लेंथ क्यों बोलते हैं? बताइए आशय। मतलब एक बार फिर से मतलब रिपीट किया आपका मार्कर थोड़ा सा। क्या? सर आपका वो जो मार्कर है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। इसको ये दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला पार्ट, अब नहीं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूं, इसको बॉन्ड लेंथ क्यों बोलते हैं? क्लियर करके दोबारा बनाओ। सर क्योंकि ये बाकी लोगों को भी देखने में परेशानी आ रही है क्या? नो सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। आशय, एक बार आपका कनेक्शन चेक करो, या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। एक मिनट, या मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुको। अभी दिखा, देखो आशय, यस सर यस सर दिखाई दे रहा है? यस सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ क्यों बोला जाता है? ये वाली जो डिस्टेंस है इसे बॉन्ड लेंथ क्यों बोला जाता है आशय, ये बताइए। क्योंकि जब मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग हो जाएगी आशय, तो इसी पोजीशन पे मॉलिक्यूल दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो यही वाली रहेगी। एक बार ओवरलैपिंग हो गई, मैंने आपको बताया
कि जब परफेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है तो ये वाला डायग्राम हम लोग दिखा रहे थे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं कि एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हो गई तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सॉरी बॉन्ड लेंथ हाँ बॉन्ड लेंथ ही सही है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ। की बॉन्ड बन चुका है उसके बाद दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। यस तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ओवरलैपिंग हो चुकी है मतलब बॉन्ड बन चुका है तो इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाएगा? बॉन्ड लेंथ। ठीक है। यस सर समझ गया। अब अगर इतना बात समझ में आया तो इतने कॉपी कर लो, फिर मैं फर्दर आपको बोलता हूँ। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर फर्दर बोलता हूँ मैं आपको। हाँ जी वापस श्रेया, देंगे वो बॉन्ड लेंथ वाला कंसेप्ट। क्या कह रहे थे? बॉन्ड लेंथ के बारे में अभी बता रहे थे ना कि वो डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ क्यों कहते हैं, हाँ वो एक बार आप वापस रिपीट करेंगे? मैं इस वजह से बोल रहा हूँ श्रेया, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। यस सर। और अगर सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में है तो उस पोजीशन पे ही रहेगा मॉलिक्यूल जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ और हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल में मेजर करते हैं कि दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में ये रहेगा इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन ये वाली है और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? बॉन्ड लेंथ। जिसमें अपने पास कभी भी एटम रहता है उस पोजीशन, मतलब एटम की जो टेंडेंसी होगी वो इस पोजीशन पे रहने की होगी। तो एटम्स इन पोजीशन पे रहेंगे अपने, फिक्स है कि इसी डिस्टेंस पे एटम होंगे। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालते कैसे हैं कि मेजर करते हैं दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, दो न्यूक्लियस का बेसिकली बीच का डिस्टेंस कितना है, उसे ही बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। और आपने यहां पर देखा कि दो एटम्स में ओवरलैपिंग होने के बाद इस पोजीशन पे ये दोनों एटम्स रहेंगे। मतलब कभी भी मेजर करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस हम लोग मेजर करने गए तो इस पोजीशन पे ही मेजर होगा, मतलब यही डिस्टेंस हम लोग मेजर कर पाएंगे, तो यही बॉन्ड लेंथ बोला जाएगा। यस सर। आया? सर बॉन्ड हाँ और सर मतलब हाँ कोवेलेंट रेडियस होता है बॉन्ड लेंथ बाय 2 ना? हाँ अगर सेम टाइप के एटम्स हैं तो। हाँ हाँ कशिश बोलो। सर बॉन्ड लेंथ को सर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं। हाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ। जो मॉलिक्यूल्स में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसे ही बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल वहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यस सर। चलिए ये लिख लीजिए जल्दी से। बन गया होगा शायद डायग्राम या टाइम लगेगा? बन गया सर। बन गया है। नेक्स्ट पार्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। अब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ऑर्बिटल के अंदर। ये चीज पढ़ी थी अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ऑर्बिटल के अंदर। जैसे मैं यहां पर हाइड्रोजन एटम ले लेता हूं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है? एस ऑर्बिटल के अंदर, जो कि स्फेरिकल होता है ऐसे। अब मान लो दूसरा हाइड्रोजन एटम अपने पास आया तो उसमें क्या होगा? ऐसे ही आपके पास दूसरा एस ऑर्बिटल होगा और दोनों ओवरलैप करके क्या बना देंगे? ऐसा कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, है ना?
इसी तरह H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, बड़ा सिंपल सा है। H2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ सर। हाँ सर। यहां पर ये वाला रीजन क्या है, जहां पर ओवरलैपिंग हुआ है, और इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में ही शेयर्ड हैं। तो क्या बोल देंगे, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम इन H2 मॉलिक्यूल। ठीक बात है? डाउट है तो बोलो। नहीं, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका रहेगा। अब देखो, अगर ये चीज आ गई तो इसको एक बार ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद मैं बोलता हूं। एस एस मिलके बेसिकली एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलके ओवरलैपिंग कुछ ऐसे करते हैं। एस एस में ओवरलैपिंग कुछ ऐसे होती है। और इस चीज को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इस चीज को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। सिग्मा बॉन्ड के और भी टाइप्स होंगे, लेकिन जो एस एस के बीच में होगी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस एस के बीच में ओवरलैपिंग जब भी होगी तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नाम होता है सिग्मा, और कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है? इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बताओ। कॉपी होते ही मैं आगे करता हूं। हो गए सर। हो गया। चलिए, अगर आपके पास एक पी ऑर्बिटल है और एक एस ऑर्बिटल है, तो इस बार ओवरलैपिंग कैसे होगी? इस बार ओवरलैपिंग होगी कुछ ऐसे। ओवरलैपिंग कुछ ऐसी आनी चाहिए इस बार। ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग वाला पार्ट रहेगा। है ना? इसको भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड ही बोलते हैं। सर जो भी एस ब्लॉक के साथ करेगा वो उसको सिग्मा बॉन्ड। एस के साथ जो भी करेगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है। पी पी के बीच में या पी डी के बीच में या डी डी के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एस के साथ तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा। कई बार ऐसा होता है बॉन्डिंग नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? देखो, कुछ ऐसा हो जाए, मान लो आपके पास ये एक्सिस है और आपका पी ऑर्बिटल कुछ ऐसे है और एस ऑर्बिटल कुछ यहां पर लाई कर रहा है, बिल्कुल इसी डिस्टेंस पे। तो क्या अब ओवरलैपिंग हो पाएगी और अच्छी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी? नो सर। नहीं हो पाएगी। तो एक कंडीशन लग सकती है यहां पर ओवरलैपिंग करते वक्त। क्या कंडीशन लग सकती है? कि एक्सिस, सेम एक्सिस पे लोब्स लाई करने चाहिए। मतलब अगर ये पी एक्स हो तो जो एस ऑर्बिटल होना चाहिए वो भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही आना चाहिए, मतलब ऊपर से ही आना चाहिए। ये जैसे इस केस में आपको जितना समझ है उस हिसाब से आप पी वाई बना दोगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और ये एक्स एक्सिस है। अगर आपके पास
एक्स एक्सिस के ऊपर एस ऑर्बिटल आ रखा है और ऐसे दिखा रखा है, तो इस केस में नो बॉन्ड फॉर्मेशन लिख देंगे सिंपली। सर हाँ जी श्रेया। माइंड कैसे करेंगे कि हमारा एस एक्स पे ही है। नहीं ऐसे अगर ऐसा कुछ डायग्राम बना के दे देता है और पूछा जाए कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। हम इसमें ये नहीं मान सकते कि एस भी हमारा उसी पे मतलब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। मान नहीं सकते। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो हाँ आप एस ऑर्बिटल स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि इस डायरेक्शन पे ओके सर। है ना। लेकिन बट अगर डायग्राम में दिखा रखा है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा ओके सर। है ना। हाँ। पी में तो आप बोल सकते हो क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लाई कर सकते हैं, लेकिन ई के ऐसा साथ ऐसा नहीं बोला जा सकता। स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, मतलब स्फीयर हर टाइप से सिमेट्रिकल है, तो डायरेक्शन सर नहीं है उसमें। हाँ जी कशिश। सर पी वाला वो एक्स पे अगर लाइक करेगा तब तो बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ पी वाला अगर एक्स पे लाई करेगा तो बॉन्ड बना लेगा। पी एक्स वाला तो अभी अभी ये बताया ही ना आपको, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन है, ये भी मान लो एक्स पे ये ऐसे ही रखा हुआ है और ये पी एक्स है, तो इजीली ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो इजीली ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ अलग है तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। सर हाँ अमन बोलो। बोलो अमन। तो सर मैं पूछ रहा था, जैसे आप सिग्मा बॉन्ड बताए ना ये, हाँ हाँ। तो मुझे थोड़ा सा एक डर डाउट लग है रहा है सर क्या ये। सिग्मा बॉन्ड है? नहीं 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 वो तो सर ये क्या चीज का सिंबल है, नाम भूल रहे हैं सर। ये नाम, ये सिंबल सिग्मा ये का सर बताइए। सर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सर बताइएगा। ये सर। आप ये बोल रहे हो ये वाला? हाँ हाँ ये भी सिग्मा है, वो भी सिग्मा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ए है या ये ए है, कौन सा ए है? एक मिनट। दोनों है। दोनों ए हैं। तो इसी तरह ये दोनों सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है। ये पता नहीं था कि स्मॉल सिग्मा का सिंबल ये है। जैसे एक आइडिया दे देता हूँ, ये कैपिटल डेल्टा होता है, ये स्मॉल डेल्टा होता है, ठीक है। हाँ ये कैपिटल लैम्डा होता है, स्मॉल लैम्डा कौन सा होता है, ये वाला। आया। हाँ सर आया। तो हर एक लेटर का, जैसे आपके पास ये जो लेटर्स हैं, इनमें भी लोअर केस और अपर केस होता है। तो अपर केस में सिग्मा ऐसा दिखाई देगा, लोअर केस में सिग्मा ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा। चलिए इतना ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा, यहां पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। Sir, हाँ जी। so sir, if there is any bond formed with s orbital, या तो sigma bond हो जाएगा. इट विल ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड। Okay, it doesn't need to be between two s orbitals. या it can be in between p orbital and s orbital, d orbital and s orbital, or so on. Okay, sir, understood. If s orbital is involved in bonding from one side, then it will always be a sigma bond. Okay, sir. ओके, सो इतना बात समझ में आया सबको? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं हटा देता हूं इसको।
जैसे ही कॉपी हो जाए बता देना। हो गया सर। हो गया है। अब देखिए नया टाइप देखते हैं। पी एंड एस तो हमने देख लिया, पी पी के बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो इजीली ओवरलैप बन जाएगा। इसको मैं कुछ देर के लिए Z नाम दे रहा हूं। ठीक है। और भी अच्छे से दिखाऊं तो इसमें ओवरलैपिंग का परसेंटेज काफी हाई होता है। सर इसको बोलते क्या है? किस चीज को? जैसे वो सिग्मा बॉन्ड बोलते थे और इसको सिग्मा ही है। सिग्मा ही है लेकिन तरीका अलग है। बताऊंगा इसके पीछे, एक मिनट दो मुझे। यहाँ पर ओवरलैपिंग कुछ ज्यादा हो सकती है ना। अगर मैं यहाँ पर पीजेड ले रहा हूं तो यहाँ पर ओवरलैप करके कुछ ऐसा बन सकता है ना। इतना बात आया। यस सर। इसमें यहां पर एक पॉइंट हम लोग इंक्लूड करेंगे। Z एक्सिस इज अज्यूम्ड टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये एक ट्रेडिशन है कि Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग अज्यूम करते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये एक ट्रेडिशन किस वे में, मतलब दो एटम्स अगर आपके कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर मैंने एक एटम लिया और ये जो एटम हुआ, तो जो भी ओवरलैप बनेगा ना, हम लोग ये बोलते हैं कि ओवरलैप पर हमेशा Z एक्सिस के अलोंग बनेगा। मतलब Z एक्सिस को परपेंडिकुलरली ये कट करेगा बेसिकली। और आपका ये जो एक्सिस होगा दो एटम्स के बीच में, इसको हमेशा हम लोग, एक अजप्शन है साइंस में कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। इसके पीछे लॉजिक नहीं है क्योंकि तीनों में से एक एक्सिस को अपने को मानना था, तो हम लोगों ने Z एक्सिस को अज्यूम कर लिया कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। ठीक है। हेलो। यस सर। ये बात आया। यस सर। इतना कॉपी कर लो। सो पीजेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पीजेड में अगर लेता हूं तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड शुड ऑलवेज फॉर्म अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब एक लाइन लिख लो, सिग्मा बॉन्ड should always form along internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये Z एक्सिस के अलोंग फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये वाला एक्सिस कौन सा है? Z एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। सर हाँ जी श्रेया बोलो। हम मार्क्स के साथ चले तो जो आपने Z एक्सिस डिनोट किया वो X एक्सिस होता है। वो X एक्सिस होना चाहिए, लेकिन देखो एक्सिस को पूरी तरह रोटेट किया जा सकता है हाँ ना।
तो हाँ। रोटेट कर सकते हैं। तो देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल लिया, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे व्यू एक्सिस कर दिया। तो देखो y z एंड x तीनों एक्सिस है, कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ। यस सर। मान लो z को मैं ऐसे ले आया, हो सकता है। y हाँ पीछे की तरफ चला गया, x बाहर की तरफ आ गया। हाँ तो हम लोग ना z एक्सिस को अज्यूम कर रखें कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, और अपने को x देखने में, विजुअलाइज करने में बड़ा आसान होता है। वरना मैं ऊपर की तरफ भी बना सकता था कि z एक बाहर की तरफ निकाल के थोड़ा सा एक आइडिया, इसी पे आते हैं वापस से, शेयर वापस से व्हाइट बोर्ड। अब मैं बना तो यहाँ भी देता, कुछ ऐसे करके यहाँ पे ओवरलैप करा देता, ये z एक्सिस बना के यहाँ पर ओवरलैप दिखा देता। लेकिन आपको देखने में बड़ा अजीब लगता है कि सर ये क्या कर दिया, ये ऐसे ओवरलैप में दिखा देता। हो सकता था ना, बड़े सिंपल वे में दिखा देता। लेकिन आपको लगता है कि सर ये क्या कर दिया। ऐसे देखने में बड़ा इजी है, समझ आ रहा है कि ओवरलैपिंग कहाँ हो रखी है, लेकिन वैसे देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना। एक बात पूछूं? हाँ श्रेया बोलो। हिसाब से तो px मतलब px py और pz सेम ही होगा ना? नहीं देखो, डायरेक्शन अलग अलग होगी ना, तीनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे होते हैं। नहीं मतलब px py मतलब दो px को एक साथ ले आए या दो py को एक साथ ले आए। हाँ अभी देखो उस पे बात करते हैं, 1 मिनट दो मुझे, फिर उस पे बात करते हैं, ठीक है। ये कॉपी हो गया हो तो फिर मैं नेक्स्ट वही टॉपिक ले रहा हूँ श्रेया, हाँ सर हो गया। ठीक है। अब देखो दो px साथ ले आए तो क्या होगा, ये एटम का सेंटर है, ये सेंटर लिया है मैंने, और ये एक्सिस हमेशा कौन सा होगा, z एक्सिस, इतना बोल दिया गया है ना। तो x कौन सा होना चाहिए, आइदर ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक होगा। मान लो मैंने इसको x मान लिया, ठीक है श्रेया। यस सर। सो मोलिक्यूल तो इन दोनों के ज्वाइन हो, मतलब z एक्सिस के अलोंग ही ज्वाइन होने से बनेगा। तो x एक्सिस पे अगर px लाई करता है कुछ ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, क्या आपका ओवरलैपिंग उस तरह से हो पाएगी जैसे अब तक हम लोग देखते आ रहे थे। ये दोनों क्या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, एक्सियल नहीं हो पाएगी। नहीं। तो यहां पर एक नई टाइप की ओवरलैपिंग होगी, उसको बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड। और इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। इसमें कैसे होता है, देखो दोनों पास पास आ जाएंगे, बनाने में एक्सेस पहले गायब कर देता हूँ कुछ देर के लिए, ताकि पहले बना लेते हैं फिर एक्सेस बना देंगे। और ये वाला एक्सेस कौन सा है, जेड एक्सेस। ऐसे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है और यहां ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैप। इसको साइड वाइज ओवरलैप बोलेंगे श्रेया, इतना बात समझ आया। हेड ऑन है तो पहले वाले एग्जांपल वाला होगा ना? हाँ पहले वाले को नाम क्या दिया, हेड ऑन हेड, और ये वाला कौन सा हुआ, साइड वाइज, ठीक है। सर मेरे को नहीं समझा। नहीं समझ आया। नहीं। देखो 1 मिनट दो।
अगर आपके पास हेड ऑन हेड ये वाला नहीं होगा सर, कौन सा वाला? जैसा मैंने ऊपर छोटा सा ड्रॉ किया है। हाँ तो उसी को बना रहा हूँ, वही तो मैंने बताया कि पिछले वाले का नाम क्या था, हेड ऑन हेड। सिग्मा बॉन्डिंग को नाम देते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ठीक है समझा, मैं वो जेड वाले को मान रही थी। नहीं नहीं, ये वाला, हाँ ये सर वाला समझ, साइड वाइज है, इस वाले का नाम क्या था, हेड ऑन हेड। हाँ सर। ये वाला जो ओवरलैप था, जो सिग्मा बॉन्डिंग हुई थी, इसको हेड ऑन हेड कहते हैं, क्योंकि इस ऑर्बिटल का एक पार्ट जो हेड बोल रहे हैं वो इस ऑर्बिटल के हेड से ओवरलैप कर रहा है, तो इस वजह से नाम हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है। इतना आया। और साइड वाइज ओवरलैप, जिसमें साइड से ओवरलैप हो रखा हो, दिख रहा है? तो पीएक्स पीएक्स के बीच में किस तरह का ओवरलैप होता है, साइड वाइज ओवरलैप होगा। ये बात आया? हाँ सर। ठीक है अमन। कशिश आपको आया? यस सर। ठीक है। आर्यन? यस सर। ठीक है। अगर आ गया तो फर्दर देखिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लिया होगा तो बता दीजिए। इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए। सर एक बात पूछनी थी सर, एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में, एनसीईआरटी में वो हाँ सारा मतलब क्या बोलते, सारा मतलब हिस्ट्री पूरा दिया हुआ है, और आपने हाँ सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बस समझाया था। हाँ, तो हिस्ट्री जरूरी है क्या? सर हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है? हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री किया था ना। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली साइंस पार्ट जितना है वो ध्यान रखना है, और हिस्ट्री वाला पार्ट आपकी 9th क्लास में भी आ चुका है प्रीवियसली। यस सर। ठीक है ना? तो इस यस वजह से उसको स्किप कर रखा है। और वैसे मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने को कहा था, लाइन बाय लाइन, तो पढ़ना तो है ही। यस सर, उसमें हिस्ट्री मतलब 4-5 पेज तो हिस्ट्री से कवर किया है। हम्म। ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ आई, ये कवर हो गया होगा आपका। तो नेक्स्ट पार्ट में जो कवर करने जा रहा हूं, आद्या कहाँ गायब थे? हेलो। हाँ आद्या, कहाँ गायब थे? वो गलती से सो गए थे। गलती से सोने के चक्कर में सब कुछ निकल गया, पता है आपको? सर किस चैप्टर का था? केमिकल बॉन्डिंग था, और सब गायब हो गया है आपका। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो दूंगा ही, पर गलत किया ना, ये काम अच्छा नहीं था। हाँ। पी वाई के बीच में कैसे ओवरलैपिंग होगी? साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग का क्या नाम होता है? पाई बॉन्ड। अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है
तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग को पाई बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, पाई बॉन्ड से क्यों बोला जाता है? नाम है। अमन, तुम्हारा नाम अमन क्यों रख दिया है? हाँ, तुम्हारा नाम अमन, मेरा नाम राहुल, आद्या का नाम आद्या, आर्यन का नाम आर्यन, क्यों रख दिया? कोई लॉजिक थोड़ी है उसके पीछे। नाम है ना, जस्ट जैसे पहले वाले को सिग्मा दिया तो ये उससे कुछ डिफरेंट था, तो इस वजह से नाम क्या दे दिया, पाई। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो यहां पर बनेगा पाई बॉन्ड। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे बोलेगा पी वाई और पी जेड में कैसी ओवरलैपिंग होगी, या पी वाई पी जेड के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। सर नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। हाँ, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। पी वाई और पी जेड अगर मैं लेता हूं तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। तो इतना बात समझ में आया? पी वाई पी जेड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, पी एक्स पी जेड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड ये हो गया, मतलब पी इन इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन आपका सिंपली नहीं होगा। तो ये चीज नोट डाउन सर कर जो लो। हाँ जी, पीजेड है सर, तो उसको पीएक्स नहीं लिख सकते? पी जेड को पी एक्स कैसे लिखोगे भाई? तीन टाइप के ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये आपका बोल दिया मैंने पी जेड, ये क्या बोल दिया, पी वाई, PY। और ये बोल दिया पी एक्स, कुछ ऐसे यहां से यहां। तो आप आपस में क्या नाम इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये तो नो। अलग अलग एक्सिस के अलोंग है। यस सर। तो इश्यू हो जाएगा, नाम तो चेंज नहीं कर पाएंगे अपने साइड से। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हुआ? यस सर। ठीक है, सो आपने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। मान लो अब मैं CH4 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। ये किससे मिलके बना होगा? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स से मिलके बना होगा, है ना। CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। अब कार्बन का, सॉरी, 2 लिख दिया, 4 होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का। हाँ सर। जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है है ना। हाँ बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर शेल पार्टिसिपेट करती है। कभी भी बॉन्डिंग होगी ना, तो वो आउटर शेल से होती है। आउटर आउटर शेल से बॉन्डिंग होती है, मतलब जो सबसे बाहर वाली होगी उससे बॉन्डिंग होती है। तो इसमें सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है? शेल नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वाला सबसे बाहर वाली शेल होगी।
इसको अगर डब्बों की फॉर्म में दिखाऊं तो 1s2 2s2 और 2p2, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, बॉन्डिंग होगी कैसे? बॉन्डिंग इस तरह से होती है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना? हाँ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने पास प्रॉब्लम क्या है कि इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तब ये 4 ऑर्बिटल्स आपके शेयर हो जाते हाइड्रोजन के साथ। अगर इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता तो ये 4 ऑर्बिटल आपके हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाते। अपने करना क्या पड़ेगा? अपन पहुंचा देते हैं इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। कैसे पहुंचा सकते हैं, देखिए कैसे। 1s2 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर ऊपर वाली शेल में, ऊपर वाले ऑर्बिटल में पहुंचा दिया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करा दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला गया। इसको बोलेंगे कार्बन की ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और इसको बोलेंगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप कर जा रहा है। भाई एक्साइटेड स्टेट मैंने आपको बताया था, आपने नरेंद्र अवस्थी में काफी सारे क्वेश्चन भी किए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एक्साइटेड स्टेट बेसिकली क्या होता है, आपके पास अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करे तो इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड लेवल में चला गया, एक्साइट हो गया है इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली है और ये एक्साइट हो गया, है ना? हेलो, कुछ समझ आया या नहीं आया? आद्या, नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। मेरे पास जो सेकंड शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 2p के अंदर हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूं, सब क्लियर कर देता हूं वापस से करता हूं। तो आपके पास मैं कार्बन का जो स्टेट ड्रॉ कर रहा हूं वो कुछ ऐसे 2s2 2p2 ऐसे है, ऐसा कुछ आपका बनता। कार्बन का जो आउटर मोस्ट लेवल है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कार्बन के लिए आउटर मोस्ट लेवल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब बॉन्डिंग कैसे हो सकती थी? बॉन्डिंग कुछ ऐसे हो सकती थी कि आपके पास s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता, तो ये s ऑर्बिटल शेयर कर सकता है अपने पोर्शन को, ताकि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए दूसरे एटम का और आपका ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। क्योंकि शेयरिंग तब होती है जब, शेयरिंग का मतलब क्या है, कार्बन के साइड से एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, हाइड्रोजन के साइड से एक इलेक्ट्रॉन आया होगा और दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया होगा, है ना? ऐसे ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अरे ये बात समझ आई, बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे ही होती है। हाँ। अब आपके पास ये ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल कार्बन का, ये ऑर्बिटल अपने को शेयर करना है, तो कैसे शेयरिंग होनी चाहिए, ये s ऑर्बिटल कार्बन का हो, ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का हो, दोनों मिलके ओवरलैपिंग कर लें, है ना? दोनों मिलके ओवरलैपिंग कर ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन के ऑर्बिटल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मतलब ये फुल्ली फिल्ड है, फिर ये क्यों शेयर करेगा? अगर ये ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है मतलब कंप्लीटली स्टेबल है, तो ये शेयर करेगा क्या? आपको पता है एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कार्बन के s ऑर्बिटल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये शेयर हो पाएगा? नहीं। आद्या, नहीं सर। शेयर नहीं हो पाएगा। सो अगर शेयर नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हाँ। है ना? ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये ऑर्बिटल कर सकता है? इसको नाम देता हूं px py pz। हाँ करेगा, क्योंकि वहां पे एक ब्लैंक है ना। एक है, ये कर पाएगा py? हाँ। pz कर पाएगा क्या? हाँ करेगा। कैसे करेगा आद्या? खाली कुछ भी ऑर्बिटल है, नहीं। इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये क्या शेयर करेगा? कुछ भी नहीं। नहीं कर पाएगा। हाँ। अब अगर pz बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा और यहां पर s ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा, 2s भी नहीं कर पा रहा है और 2pz भी नहीं कर पा रहा है ना? लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करा दूं, एनर्जी देके जंप कराया जा सकता है? हाँ। आद्या, मैं एनर्जी सप्लाई कर दूं, इसको मॉलिक्यूल को हीट कर देता हूं, ये कार्बन एटम को मैं हीट कर देता हूं, गर्म कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा। हाँ करेगा, एनर्जी देने के और बाद। हाँ, और उसके बाद कुछ ऐसा ऑब्टेन हो जाएगा आपके पास, हाँ तो फिर दोनों शेयर कर पाएगा। मतलब अब चारों बॉन्ड बन पाएंगे। हाँ। तो एक बात बताओ, कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल है या 4 बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल है? 4 बनाएगा तो। क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। जब भी कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, बॉन्ड कहीं पे भी बनता है तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करता है। तो यहां पर बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर सिर्फ 2 बॉन्ड बनते उस कंपैरिजन में 4 बने तो ज्यादा हाँ। स्टेबल होगा। हाँ। और एक चीज और देखो, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना? हाँ ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हाँ, और मिनिमम अगर ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट पूरा होने से ऊपर की तो दिक्कत नहीं है, जैसे थर्ड पीरियड से तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मिनिमम ऑक्टेट पूरा होने पे स्टेबिलिटी मिलती है। तो मिनिमम ऑक्टेट किसमें पूरा हो रहा है? इस कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ। तो बॉन्डिंग 4 होती बॉन्ड। कैसे है? बॉन्डिंग कैसे होती है? कार्बन जो होता है आपके पास, वो क्या करता है, इस स्टेट से, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था, अपन ने कुछ एनर्जी दिया, किस में पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है अध्याय? ग्राउंड स्टेट में तो पूरा स्टेबल रहता है ना। ग्राउंड स्टेट में स्टेबल था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्यों लेके गए? अनस्टेबल हुआ थोड़ा सा, लेकिन बॉन्ड बना के वापस से स्टेबल हो जाएगा। मतलब ग्राउंड स्टेट में तो पूरा स्टेबल रहता है ना, ऐसा आप बताए थे। हाँ, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होता है एटम, लेकिन अगर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब जब वो पूरा फिल हो जाएगा हाँ तब ज्यादा स्टेबल हो। हाँ, तो हुआ क्या कि ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या था, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां पर आने के बाद अगर बॉन्डिंग करता है तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। हाँ। यहां से यहां पहुंचने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम्म। स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ लेके गए हैं हम लोग। ग्राउंड स्टेट स्टेबल थी, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल थी, तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ लेके गए, मतलब एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। हाँ सर, पर लॉजिकली हम लोग देखें तो ग्राउंड स्टेट में
वो वाला पूरा ब्लैंक था और पूरा कंप्लीट भी नहीं था, तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में पूरा स्टेबल है ये? एक्साइटेड स्टेट में तो ज्यादा एटम स्टेबल की जो लग रहा है। सिर्फ अकेले एटम की स्टेबिलिटी की बात करें आद्या, मॉलिक्यूल की नहीं, एटम की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में अगर बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा अपने पास यहाँ पर, कौन सा वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा कि पहले 2s फिलअप होना चाहिए तभी 2p फिलअप होगा, हाँ, तो अनस्टेबल हो जाएगा सिर्फ एक्साइटेड मतलब हम स्टेट, लोग बॉन्डिंग इसमें को एक कंसीडर मत सिंगल करो। इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी देख के बोल रहे हैं। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल हो जाएगा, सिंगल एटम का बात करें सिंगल तो एटम या इलेक्ट्रॉन? एटम, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इतने पार्ट को बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है। एटम की स्टेबिलिटी देखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चला गया तो एटम का ओवरऑल टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा। भाई आपने पढ़ा था, याद है? हाँ, इलेक्ट्रॉन को जब ऊपर भेजते हो पहले लेवल में कितना था, -13.6 एनर्जी था, सेकंड लेवल में कितना था, -3.4 एनर्जी था। कहां पर एनर्जी ज्यादा है, ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में? आद्या, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम है ज्यादा है, माइनस साइन है बाहर, -13.6 बड़ा होगा, -3.4 बड़ा होगा। जो बड़ा वाला है नेगेटिव में वो छोटा होगा। वो छोटा होगा, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होगी और एक्साइटेड हाँ, स्टेट में एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, तो यही बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंगल एटम की बात करूँ तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होती है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होती है। मतलब एनर्जी का हाँ। इंक्रीज हुआ है तो अपन ने एनर्जी सप्लाई की होगी। जितना कम एनर्जी रहता है उतना ज्यादा स्टेबल रहता है, ये आप खुद बताए थे। हाँ, तो कम एनर्जी वाला स्टेबल है तो ग्राउंड स्टेट स्टेबल है, एक्साइटेड हाँ, स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कम है तो वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ, और इस फिगर में कौन सा वाला आप ग्राउंड स्टेट बता रहे थे? ऊपर वाला, ये जो फिर ग्राउंड like स्टेट मैंने ऊपर, माइनस क्या, कौन सा? ये वाला, हाँ, इसके और आगे ये लिखा हुआ है फिगर ना की जी, बात कर रहे हैं जिसमें आप वैल्यू लिखे हैं। ये नीचे वाली एनर्जी कौन सा, मतलब सबसे जो लो वाला ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। हाँ, जो सबसे पास होता है न्यूक्लियस के। हाँ, तो ये ग्राउंड स्टेट है हाँ, और ये क्या है, और एक्साइटेड लास्ट, स्टेट। हाँ। और सर अगर 2-3 इसमें ऐसा रहता तो पहले वाले को तो ग्राउंड स्टेट बोल देते और हाँ, एक्साइटेड सबसे लास्ट वाले को। एक्साइटेड स्टेट कोई भी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, बहुत सारे हाँ, एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं, है ना? बस फर्स्ट ग्राउंड रहेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से अगर हो जाए तो उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ जाएगा। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, हाइड्रोजन से आया है। मतलब यहां पर इसके साथ शेयरिंग किसकी हुई है, हाइड्रोजन की। मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन आके कंबाइन कर लिया, यहाँ पर वापस से हाइड्रोजन आके कंबाइन कर लिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आके कंबाइन कर लिया, और ऐसे ही ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन आके कंबाइन कर लिया, है ना? तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। हाँ, इस तरह से। इतना बात समझ आया आद्या? एक कार्बन से मैंने 4 हाइड्रोजन आपके जोड़ के हाँ, ये दिखाया आ कि गया बॉन्डिंग समझ। होती कैसे। पक्का आया? हाँ, चलो, तो CH4 में कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में रहता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और आपके पास 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, सर ये ड्रॉ कर लो कॉपी में। हाँ श्रेया बोलो। एक्साइटेड स्टेट वो मैक्सिमम स्टेट में लेंगे ना, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लें। क्या कह रहे हो, मैक्सिमम? हम कितना भी एक्साइटेड स्टेट ले सकते हैं ना, जब हाँ तक हाँ, सब अनपेयर ना हो जाए। बिल्कुल। हाँ, एक्साइटेड स्टेट, कितना भी एक्साइटेड स्टेट हम लोग ले सकते हैं, जितना अपने बॉन्ड बनाने हैं उतने के बराबर इस केस में। अदरवाइज देखो, एक्साइटेड तो आप किसी भी मॉलिक्यूल कितना भी कर सकते हो, आप टेम्परेचर देते जाओ एक्साइट होता जाएगा, या फोटोन सप्लाई करते जाओ एक्साइट होता जाएगा।
ठीक है। तो सर 1s वाला कैसे एक्साइट होगा? सर 1s to 2s 2 है, तो 2s to तो एक्साइट होके 2p में चला गया, बट 1s कहाँ जाएगा? देखो बस 1s चीज बाहर बहुत सारे आपके खाली हैं। अगर 1s को आप सफिशिएंट एनर्जी देते हो तो 3s खाली है, 4s खाली है, 3p खाली है, 3d खाली है। अगर आप एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई कर रहे हो तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऊपर वाले सारे ऑर्बिटल्स खाली है ना श्रेया? हाँ, हाँ, ये ऊपर वाले हमेशा खाली रहते हैं। ऊपर वाले हमेशा खाली रहते हैं। तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि इसको हम क्यों नहीं इसमें और डाल सकते, तो उसमें बोलता है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऐसे करके क्वेश्चन हाँ, आता है आंसर अनअवेलेबिलिटी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा, वाले। 1 मिनट देना मुझे। यस क्या होता है कि सेम शेल में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। यस सर। सो 2s से 2p में जाना बहुत आसान है। ऐसे ही 3s से 3p में जाना आसान है, 3p से 3d में जाना आसान है। सेम शेल में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है। यस सर। तो हम सर लोग, हाँ अमन बोलो। सर आप बोले कि सेम सेल से 3s से 3p में जाने में एनर्जी कम लगती है। हाँ, नहीं है, अरे नहीं, अगर आपको पता हो 3s से तो 3p सर जाने में एनर्जी कम लगती है। फिर हाँ सर 2p से 3p में भेजेंगे तो एनर्जी ज्यादा ज्यादा लगेगी। लगेगा, ज्यादा लगेगा। ज्यादा क्यों लगेगी सर? ज्यादा इस वजह से लगेगा क्योंकि जब शेल चेंज करते हो ना आप लोग, जब आप जैसे 3 सब शेल में n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन देखते हो तो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, -13.6, -3.4, -1 हाँ पॉइंट, हाँ है ना? हाँ लेकिन आपका क्या होता है कि 3s शेल के अंदर ही क्या होगा, सब शेल्स होंगी 3s एंड 3p। 3s शेल के अंदर दो सब शेल हैं 3s एंड 3p, मतलब ये बहुत क्लोजली लाई कर रही होंगी एक दूसरे के, एनर्जी गैप बहुत कम हो गई इन दोनों के बीच में। हाँ एक ही शेल के अंदर दो सब शेल डाली तो बहुत पास पास आ जानी चाहिए, हाँ तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन भेजना आसान होगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम हाँ सर। है ना? बताओ हाँ नहीं सर आया तो फिर दोबारा बताता हूँ। नहीं आया। आया? तो इस वजह से सेम शेल के अंदर जो भी आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ट्रांजिशन काफी इजी होता है। परफेक्ट। यस सर। चलिए, सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें ट्रांजिशन काफी इजी होगा। इस वजह से ये 2s से 2p का ट्रांजिशन आपका रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, या बोले कि बहुत लो टेम्परेचर पर हो जाता है, उतना टेम्परेचर सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं, बहुत कम एनर्जी भी सप्लाई करोगे तो उसमें भी ये ट्रांजिशन हो जाएगा। ये जो जंप करना है ना ये इजीली हो जाता है और कार्बन CH4 आसानी से बना देता है। ठीक है। अभी तक जितनी बात समझ में आई वो अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लो। कुछ डाउट है तो पूछ लो साथ साथ। सर आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का, पर वो तो आप स्ट्रक्चर में बताए कि वो फर्स्ट वाला था, मतलब कि वो न्यूक्लियस के बगल वाला ऑर्बिट था, तो फिर कैसे आप पूरे एटम का एक ग्राउंड स्टेट में दिखा रहे हैं?
और ऐसे तो देखो फिर वो वहां अलग पर अलग मैं दिखे। क्या बता रहा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर लाई करता है, मैंने कहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाया था ये वाला कह रहे हो? हाँ यहाँ पर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था आद्या। मान लो अगर आप ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना आपके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना? अब होता क्या हाँ है कि ये वाली जो शेल है ये क्या होती है, अगर ध्यान से देखें तो ये 3-4 पार्ट में होती है, 2s 2p, है ना? 2 पार्ट में अपने पास आ जाएगी ये। और s में क्या होगा, पहले s फिलअप होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। दिखाने के लिए मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, शेप अलग होती है, आपको बता रखी है, शेप डम्बेल होती है। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना आद्या? हाँ अब क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से 2s से 2p में जंप करा दे रहे हैं। सेकेंड शेल के ही एक इलेक्ट्रॉन को इसके जस्ट पास में एक सब शेल होगी, बिल्कुल 2s और 2p पास पास आएंगी, और उनके बीच में अगर ट्रांजिशन हो तो उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो वही ग्राउंड स्टेट में ये जो दूसरा उसका सबशेल होगा। ग्राउंड स्टेट के अंदर जो सब शेल आपको दिखाई दे रहा है वो हाँ क्या हो जाएगा, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक्साइटेड स्टेट पहुंच जाएगी, क्योंकि पहले तो आपके पास कौन सा फिलअप होना चाहिए था, 2s फिलअप होना चाहिए था, तभी 2p हाँ फिलअप होता। तो s से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के 2p में चला गया तो आपके पास एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो वो चीज मैंने दिखाया है, आया? हाँ। और वो जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे पहले, वही जो आप अभी बनाए हैं, तो उसमें वो जो ऑर्बिट रहता है उसमें ऑर्बिटल भी रहता उसमें है, शेल प्रॉब्लम भी क्या रहता है आद्य, उसमें एक दिक्कत है, उसमें हम लोग ऑर्बिटल और सबशेल नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ ऑर्बिट है। ये बना पाते रहता हैं। क्या है? क्या अच्छा ऑर्बिट, मतलब इसमें सिर्फ मतलब शेल रहता है। ऑर्बिट मैंने आपको बताया ना, एस ऑर्बिट आपको स्फेरिकल दिखाई, ऑर्बिटल ऐसा रीजन है, ऑर्बिट तो क्या है, शेल है सिर्फ, मतलब सर्कुलर जो ऑर्बिट थे, और ऑर्बिट मतलब के कि ये अंदर, स्ट्रक्चर में क्या हम लोग दिखाते हैं वो पूछ रहे हैं। हाँ स्ट्रक्चर में मैं बता तो रहा हूँ, पी सब शेल ऐसे, पी ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है, एस ऑर्बिटल नहीं ये ऐसा। सब तो पता है, वो हाँ जो पहले वाला जो हम लोग बनाते थे उसमें क्या दिखाते थे? कौन सा समझा नहीं मैं, एक बार बता दो थोड़ा, इसको एक बार अरे क्लियर वो कर दूं? पहले जो, हाँ अब हाँ बना दो, बताओ। वही जो हम लोग जूनियर क्लासेस में जो पहले बनाते थे रूल के अकॉर्डिंग, कि जो 8 से ज्यादा हम लोग डालते नहीं थे, तो वो उसमें एक्चुअली होता क्या था? उसमें क्या होता था, देखो जो लास्ट शेल है उसमें आप कभी भी चेक करोगे अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल, पहले 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, फिर 3d मतलब d और f में उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं 1s2 2s2 2p6, है ना? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आए हाँ सेकेंड ऑर्बिट के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6 + 2, हाँ फिर क्या होगा 3s2 3p6। अब क्या हुआ, थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक आद्या? हाँ फिर फोर्थ शेल शुरू हुई 4s2, उसके बाद क्या करेंगे 3d को फिलअप, मतलब पहले आप देखते आ रहे थे 2 8 18 लिखते थे, ये लिखते थे, हाँ तो ये जो 18 आता है ये कहां से आता है, 4s2 फिलअप होने के बाद 3d फिलअप होगी, मतलब d में वापस से 10 इलेक्ट्रॉन और जा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा 2 8 8 2, ऐसे होता था कुछ अध्याय, हाँ और उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग 2 8 18 और फिर 8, ऐसा कुछ होता था। हाँ ऐसे ही होता था। तो पहले ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए ना ये किस में गए, 4s2 में गए, उसके बाद इस शेल में वापस से इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर दिया, हाँ और इसको 3d10 से दिखाया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग आपका 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? नहीं अरे ये 18 बना तो दिए अपन ने,
इसमें रख सकते हैं, जो पुराना स्ट्रक्चर रहता था उसमें भी रख सकते थे। उसमें नहीं रख पाते थे, उसमें तो बोलते थे 8 ही आते हैं। इसमें तो रख देते हैं। इसमें रख देते हैं। रख क्यों देते हैं? क्योंकि आपके पास आउटर में डी और एफ सब शेल प्रेजेंट होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वहां पर जा सकता है। अगर डी शेल है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वहां पहुंच जाएगा। और हम लोग जैसे एक मॉलिक्यूल में लेता हूँ, SF6 आपका मॉलिक्यूल है। क्योंकि आप पता है आज आपके साथ दिक्कत कहाँ आ रही है, आप वो जूनियर क्लासेस वाला ज्यादा याद रख रहे हो। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे, थॉमसन मॉडल पढ़ते थे, तो उसके बाद अगर रदरफोर्ड आ गया तो थॉमसन को भूल जाते थे, हाँ, है ना? मतलब थॉमसन बस ये पूछ रहा है कि वो जो स्ट्रक्चर होता था उसमें पूरा शेल रिप्रेजेंट करता था क्या, एक सर्कल, हम वो पूछ रहे हाँ, हैं। वो सर्कल पूरा शेल को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन मतलब अब उसमें जब जितना भी फर्दर ऑर्बिट पढ़ने सब लगे शेल हम आता लोग, था। तो ये हाँ। शेल फर्दर स्प्लिट कर गया ऑर्बिटल्स में, मतलब S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, इन सब में ये शेल स्प्लिट कर गया। D ऑर्बिटल, और सब शेल्स में भी तो किया स्प्लिट। मतलब सब शेल तो इसी का पार्ट हो जाएगी। P सब शेल कैसे दिखाई देगी? ऐसा कुछ। हाँ। इसके 3 पार्ट होंगे, PX, PY और PZ। वो कॉम्प्लेक्स सा दिखाई देगा, इस वजह से दिखा नहीं रहा हूँ ऐसा, है ना? तो ऑर्बिटल किस में सब स्प्लिट किया? सब शेल में। सब शेल किस में स्प्लिट किया? ऑर्बिटल में। ऑर्बिट स्प्लिट किया सब शेल में, सब शेल स्प्लिट किया ऑर्बिटल में। परफेक्ट। हाँ। तो इस तरह से आपका रहेगा। तो इन सबको तो हम लोग एटम के अंदर नहीं दिखा सकते, नहीं। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बनाने लगूंगा तो। हाँ। तो उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब मेरी बात समझ में आई? जैसे एक H2O हाँ। मॉलिक्यूल में वापस से ले रहा हूँ, वापस से समझने की कोशिश करो। यहां पर ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 ऐसा होता है। इसका फिर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2, 2p4। मतलब हाँ। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 को कैसे दिखाएंगे? पहले एक 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 और फिर 4th इलेक्ट्रॉन यहां पर, है ना? हाँ। ठीक है। यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन आपको कंबाइन करने हैं। परफेक्ट। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन जो खाली ऑर्बिटल है उनके साथ शेयर कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। हाँ, बॉन्डिंग बना देगा। और क्या हो गया? H2O मॉलिक्यूल बन गया। इससे हुआ क्या? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। मतलब ये सारे ऑर्बिटल अगर फुल्ली फिल्ड हो गए तो काफी स्टेबल हो जाएगा। हाँ। तो आपका इस टाइप से H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं किया है, बस सिंपली बता दिया है, तो ये और इजी हो जाएगा। हाँ। समझ आया सबको ये बात? बाकी लोग हाँ बता दो, आर्यन, अमन। हाँ सर। ठीक है, चलो इसको एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेता हूं SF6। इसको एक बार आप ड्रॉ कर लो, फिर SF6 में लेता हूं। H2 हो गया ड्रॉ। H2O हो गया। चलिए नेक्स्ट में लेता हूं SF6। ऐसा मॉलिक्यूल आ गया तो क्या करेंगे?
देखो सल्फर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है ना। आद्या ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सल्फर का। हाँ, सल्फर का ही होगा। अब मैं आउटर मोस्ट को डब्बे की फॉर्म में दिखा रहा हूं। डब्बे की फॉर्म में कैसे दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 4 इलेक्ट्रॉन आपके यहां हैं, और यहां पर एक डब्बा खाली है। ये खाली डब्बा क्यों बना रहा हूं मैं, बताओ। 3D का 3D भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं इस पूरी शेल को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो 3D 0 लिख सकता हूं। आद्या, यस सर। सो D0 का मतलब क्या है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है। अब आपको 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं। 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, इनके साथ बॉन्ड बनाने, मतलब 6 ऑर्बिटल शेयर करने के लिए होने चाहिए, है ना। 6 फ्लोरीन के साथ बनाना है, सो देयर मस्ट बी 6 ऑर्बिटल्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। सर हाँ, सर इधर 3D0 है तो 3D0 क्यों लिखे सर, जब इसमें कुछ खाली है इलेक्ट्रॉन तो नहीं उसको है। दिखा सकता हूं ना अमन। हाँ सर दिखा तो सकते हैं, लेकिन नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा। नहीं दिखाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जिस सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इजी होता है, अभी अभी बताया, क्योंकि एनर्जी गैप काफी कम होता है। तो हाँ 3D0 और 3p के बीच में एनर्जी गैप काफी कम होगा, हाँ और 3s और 3d के बीच में भी एनर्जी गैप काफी कम होगा। काफी कम होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना काफी इजी होगा। और अपने को चाहिए 6 ऑर्बिटल ऐसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। 6 ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं। हाँ 6 चाहिए, तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भगा दें, और इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां से यहां भगा दें, तो अपने पास काम हो सकता है। हाँ सही बात है। तो ग्राउंड स्टेट तो ये वाली थी आपकी, सल्फर की ग्राउंड स्टेट ये वाली थी। लेकिन एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इसमें क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। ठीक है क्या, हाँ ये एक्साइटेड स्टेट हो गई सल्फर की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऊपर पहुंचा दिया ताकि मिनिमम 6 बॉन्ड्स जो बनाने हैं आपको वो बन सके। ठीक है, SF6 के अंदर 6 बॉन्ड बनाने हैं, वो बन सके, इस वजह से क्या करूंगा, एक्साइट कर दूंगा इलेक्ट्रॉन्स को। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करने के बाद अब आपके पास क्या होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग इजीली यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से दे सकते हैं। शेयरिंग कर सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन के साथ। हाँ और 6 फ्लोरीन्स कंबाइन करके तो कितना हो गया, SF6 हो गए। मोलिक्यूल SF6 हो जाएगा, 6 फ्लोरीन्स कंबाइन कर गए हैं। मतलब बॉन्डिंग में एक भी ये ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, 2 रहना जरूरी है। हाँ, बॉन्डिंग के बाद 2 रहना चाहिए। मतलब एक भी सिंगल वाला नहीं बचना चाहिए, ऐसा हम लोग को सजाना है। एक भी सिंगल वाला अपने पास नहीं बचेगा, ऐसा कोशिश करना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक है,
SF6 का आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर मैं एक और डिस्कस करता हूँ, SF4। सर हाँ मन बोलो। सर लुईस सिंबल इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल को ही कहते हैं। हाँ, लुईस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को नहीं, बॉन्ड अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो उसको भी लुईस स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में दिखाने की बजाय बॉन्ड की फॉर्म में दिखा दोगे तो भी लुईस स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। डॉट स्ट्रक्चर तो है ही लुईस स्ट्रक्चर, साथ में अगर आप बॉन्ड भी दिखा रहे हो तो भी आपका लुईस स्ट्रक्चर ही रहता है। ठीक है। कॉपी होते ही बता देना एक बार। हो गया सर। हो गया। तो आद्या मैं SF4 का और बनाने की कोशिश करूं, पहले आप करो एक बार। SF4 मॉलिक्यूल देता हूं तो उसमें बॉन्डिंग कैसे होगी, आप एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं दिखाता हूं। ठीक है। किया ट्राई आपने? हाँ पर इसमें तो बच जा रहा है। बच जा रहा है? कैसे बच जा रहा है, देखते हैं।
प्रणव कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना कि लेट ना करो, ठीक है? यस सर, सॉरी सर। चलिए, SF4 में क्या होगा, बेसिकली आपको 4 फ्लोरीन कंबाइन करने हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल चाहिए होंगे जो खाली हो, है ना आद्या? हाँ हाँ 4 ऑर्बिटल कैसे जनरेट हो सकते हैं? देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, इसको भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल ऑब्टेन हो गए। अच्छा, हम सबको भेज दिए। हाँ, तो सर आगे से नहीं भेजना है या पीछे से नहीं भेजना है? हमको ये समझ नहीं आया। कहाँ से भेजना है? सबसे सिंपल, जो सबसे नजदीक होगा उससे भेजेंगे। हाँ मतलब कम एनर्जी लगेगा फिर। हाँ, आ गया? हाँ तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के आ जाएंगे और ये ऐसे कंबाइन कर जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हाँ सल्फर का एक्साइटेड स्टेट आपका बनेगा SF4 के अंदर। ये बात अगर समझ आ गई हो तो इस क्लास को हम लोग यहाँ एंड करते हैं, ठीक है? सर SF4 का फिर से बता दीजिए ना। SF4 आपके पास आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा सल्फर, कशिश? यस सर। सो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आपको क्या करना है, 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड चाहिए। 4 ऑर्बिटल्स ऐसे चाहिए जिसमें पेयरिंग नहीं हो रखी हो, है ना कशिश? यस सर। सो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां पहुंचा देंगे उठा के, तो आपके पास 3 ऑर्बिटल ये वाले हो जाएंगे और एक ऑर्बिटल ये वाला हो जाएगा जो कि अनपेयर्ड होगा, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना कशिश? यस सर। सो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अब चारों ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ? यस सर। तो क्या कर रहे हैं, ये चारों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना ले रहे हैं। ये चीज मैंने दिखाई है। सर हाँ श्रेया बोलो। SF5 भी पॉसिबल है ना? SF5 पॉसिबल नहीं है श्रेया। हम S वाले को क्यों नहीं एक्साइट कर सकते सर? SF5 बोला आपने? हाँ देखो, SF5 के अंदर जो, अगर आप SF5 बनाने गए तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्योंकि आप मिनिमम ये S वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचाओगे। नहीं, दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे उसके बगल में। कहाँ पर पहुंचाओगे? इसके साइड में। एक मिनट एनोटेट करती हूँ। मतलब ये वाला और जो है उसको इधर पहुंचा देंगे। हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचाओगे तो आपके पास कितने ऑर्बिटल जनरेट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा हाँ 6 है, ठीक है सॉरी सर, और मैंने दूसरा देखा था। हाँ, हाँ सर बॉन्डिंग में एक्साइटेड स्टेट में मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं ना। देखो, एक्साइटेड स्टेट होने के बाद जब बॉन्डिंग बन जाता है, मतलब बॉन्ड्स जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा मतलब? क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं फ्लोरीन के साथ। हाँ अगर ग्राउंड हाँ स्टेट में रखता तो सिर्फ 2 ही बना पाता। हम्म तो 4 बॉन्ड्स में ज्यादा एनर्जी आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी डिक्रीज करता है, हाँ और एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा है तो जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ, अच्छा सर, बॉन्डिंग में कैसे एनर्जी मतलब कम होता है? बॉन्डिंग में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, वही आद्या, जो हाँ अट्रैक्शन बढ़ता है, पहला पार्ट जो आपको बताया था, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, हाँ है ना? क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो
एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। अट्रैक्शन पे स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी पे एनर्जी डिक्रीज करेगा। हाँ, और सर एक्साइटेड स्टेट में कैसे, मतलब आप बोलते हैं जैसे सल्फर को हम लोग एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा रहे हैं एक स्ट्रक्चर में, हाँ, तो फिर हाँ। वो हमको समझ नहीं आया, मतलब कैसे? सल्फर का ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया है, ये एक्साइटेड स्टेट ही तो है आद्या। ऊपर मतलब क्या, मतलब साइड में चला गया? मतलब तो उसके दो ऊपर बनाया वाले हुआ था, ऑर्बिटल एक कर में, दिया। उसके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया एनर्जी वाइज। ये ऑर्बिटल की एनर्जी हाँ ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन हाँ, जंप करके अपने से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल मतलब जब में चला कम गया। एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले में जाएगा तो फिर हम लोग बोल रहे हैं एक्साइट एक्साइटेशन करा रहे हुआ। हैं। वर्ड हाँ एक्साइटेशन का मीनिंग यही है ना कि एनर्जी बढ़ना। हाँ, मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ज्यादा वाले में डालेंगे तो फिर ऐसा होगा। हाँ, ठीक है, मतलब हमको ऐसा लगा था ना कि वो जो डबल डबल जो पूरा कर लिया उसको तोड़ने को बोल रहे हैं एक्साइटेशन। नहीं नहीं नहीं, वो भी बोल सकते हो, क्योंकि उससे क्या हुआ कि पेयरिंग डिसेबल हो गई। हालांकि हाँ पेयरिंग खत्म हो गया तो एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो एक्साइटेशन मतलब वर्डिंग में अगर घुमा फिरा जाओगे साइंस में कोरिलेट कर जाएगा। बट एक्साइटेशन इस पार्ट को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे। तो SF4 सबको समझ आया? हाँ प्रणव, सॉरी, आर्यन, आशय, समझ गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशय, आशय चुप है आज, क्या हुआ पता नहीं। चलो, यहाँ पर ये क्लास एंड करते हैं, और कोई तो डाउट है तो वीडियो पूछ लो कब अभी। तक अपलोड होगा? ये आद्या मैं कोशिश करूंगा कि आज रात में ही अपलोड कर दूं, ठीक है? सर थैंक यू। केमिकल बॉन्डिंग 2 वाला भी अपलोड हो गया है क्या? 2 शायद रह गया है क्या? चलो मैं आज ही करता हूँ, दोनों ही दोनों अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? सर एक डाउट था सर। हाँ सर वो स्ट्रक्चर बनाने में ही था सर। हाँ, सर HbO2 होल N है, तो सर वो कैसे बनेगा? भाई कल की क्लास में 11 बजे मैंने डिस्कस किया है। कशिश, गलत बात है ये बहुत ही ज्यादा। मतलब आप क्लास ना करो और फिर मुझे ही बोलो कि आपने नहीं किया। नहीं सर, वो कैसे बनेगा? हाँ, वही कल की क्लास में डिस्कस किया है कशिश। सर मेरे को लगा आयुष का वो हुआ था, तो सर वो नहीं तो क्लास है। आयुष का तो आप पूछ लेते हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। एक बार लिंक पे क्लिक करके देख लेते हैं। HbO2 कुछ ऐसे बनता है। Thank you, sir. ठीक है लक्ष्मिता। हाँ कशिश देखो, HbO2 में हम लोग मोनोमर यूनिट को काउंट करते हैं, मतलब जो एक यूनिट होगी उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बोरोन के साथ एक OH यहाँ पर ऊपर की तरफ है, और 2 ऑक्सीजन 2 अदर बोरोन के साथ शेयर्ड है। मतलब ये ऑक्सीजन इस बोरोन के पास कितनी होगी, सिर्फ हाफ ही होगी, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 बोरोन के बीच में शेयर्ड है। तो हर एक ऑक्सीजन पास कितना हुआ, हाफ हुआ। कशिश, यस सर। और ये वाला भी हाफ होगा। सर मेरा कुछ और ही आया है सर, एक सेकंड। हाँ, वो पूरी डिटेल तो कल डिस्कस की थी हम लोगों ने। एक्चुअली चक्कर क्या है कि कल पूरी डिटेल में डिस्कस किया था, तो तुम थी नहीं, गायब थी। अब क्या किया जाए। सर एक सेकंड सर, मेरा ऐसा आया था। H3BO3 कुछ ऐसा बनता है, देखो H3BO3 कुछ ऐसा बनता है, और मल्टीपल H3BO3 यूनिट को अगर कंबाइन कर दें, जोड़ दें एक साथ, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बीच में से निकल जाएगा और ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं HbO2 होल N। H3BO3 से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो,
तो क्या हो जाएगा, HbO2 होल N हो जाता है। होल N का मतलब ये है कि पॉलीमर टाइप, चेन टाइप कंपाउंड बन गया। ये दिखाई दे रहा है ऊपर कशिश? सर समझ में नहीं आया। समझने के लिए कल अटेंड करना चाहिए। चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं, लो दोबारा बताते हैं। अब तुमने क्लासेस भी इतनी मिस कर रखी है ना, गड़बड़ हो जाता है चीजें। चलो देखो, आपके पास बोरोन के साथ एक कंपाउंड होता है H3BO3, सुना है? यस सर। नाम होता है बोरिक एसिड। सर मेरा स्ट्रक्चर सर इधर मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन वो सुनो तो सही कशिश, जो स्ट्रक्चर वाले रूल हैं वो HbO2 होल N में फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि होल N का मैंने आपको कुछ बताया नहीं। HbO2 तो आप बना सकते हो, होल N कैसे बनाओगे? ये जो होल N मैंने दिखाया है, ये कैसे बनाओगे आप? HbO2 तो बना दोगे मान लूंगा, लेकिन होल N कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना कशिश? नहीं सर। तो फिर उसके लिए क्या मेथड होगा, हम लोग चेक करेंगे होल N का मीनिंग क्या होता है। होल N का मीनिंग होता है कि पॉलीमर बना है आपका। पॉलीमर मतलब बहुत छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया है ना? यस सर। पॉलीमर वर्ड सुना है? नो सर। पॉलीमर वर्ड ही नहीं सुना? प्लास्टिक जो आपका होता है, हाँ सर। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ सर। हाँ पीवीसी पाइप्स आते हैं, प्लास्टिक होता है, और टेफलॉन होता है। टेफलॉन घर में वो जो टेप से लगाते हैं रसोई में, नल वगैरह में, और सफेद टेप आती है। हाँ सर। हाँ सर। जो रेजिन्स होते हैं, जो आपकी लकड़ी में, जो आजकल सिंथेटिक लकड़ी आती है ना, उसको जोड़ने के लिए जो ग्लू सा यूज करते हैं, रेजिन, वो भी पॉलीमर होता है। तो ये सारे पॉलीमर कंपाउंड है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि चेन बन जाए, चेन एक प्रोड्यूस हो जाए, है ना? यस सर। तो एक पूरी लंबी चेन बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल सारे आपस में कस के टाइटली बाउंड हो जाएंगे। यस सर। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर H3BO3 का पॉलीमर बना रहे हैं हम लोग। ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसके साथ क्या किया हम लोगों ने, मैंने एक क्लास में आपको P4O10 का हाइड्रोलाइसिस, P4O6 से P4O10 का हाइड्रोलाइसिस बताया था। आप उस क्लास में थे? नो सर। तो वो कशिश कब तक करके दोगे आप भाई? वो तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। अब तक तो हो जाना चाहिए था पिछले लेक्चर्स। सर थोड़े से बच्चे हैं सर। ये एक बार हाइड्रोलाइसिस वाला कॉन्सेप्ट देखो, वहां से समझ आएगा। H3BO3 का, सॉरी, P4O10 का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, वो सब आप एक बार देखो। उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है कशिश, पर एक बार वो जल्दी कंप्लीट करो, और उससे आपने कोई डाउट भी नहीं पूछा, ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। सर टाइम सर नहीं मिलता है सर। आपका 6 से 8 और सर मेरा उस समय क्लास 2 क्लास चलता है। चलो क्या कर सकते हैं फिर तो। सर आपका कोई और फ्री टाइम नहीं है? मुझे, मेरा 2 बजे से क्लास शुरू होता है और 6 बजे तक लगातार क्लास है, ठीक है? और मॉर्निंग में तुम लोगों का रहता है, तो तुम देख लो कहाँ पे फ्री टाइम है। सर 8 से 10 फिर होता है, फिर 11 से फ्री। 11 से 3 आपका क्लास है, फिर 3 बजे से मेरा नहीं नहीं क्लास हो नहीं गया। सर, नहीं सर 11 से मतलब हाँ, तो 11 बजे तो डाउट के लिए टाइम हो सकता है, तो 11 बजे तो आप ज्वाइन भी नहीं करते, ये भी तो गलत बात है। 11 बजे क्लास रखता हूँ, उसमें भी आप डाउट में एक में ज्वाइन नहीं करते। सर कल कंफ्यूजन हो गया था सर। गलत बात है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है कशिश, 11 बजे से कर सकते हैं, बता देना जब भी करना हो। ओके सर। ठीक है, बाय ओके सर। एवरीवन।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।